पुराने वक्तों की बात है कि इराक के शहर बगदाद में फेरोज नामी एक लड़का रहता था जिसे चोरी करने की आदत थी। वो मेहनत मजदूरी करने की बजाय रात के वक्त लोगों के घरों में घुस जाता और खूब लूट मार करता। हैरत की बात यह थी कि वो कभी भी पकड़ा न गया था। वो जिस घर में चोरी करने का इरादा करता, दिन के वक्त उस घर का जायज़ा लेता, हालात मालूम करता और फिर रात को नकब लगाकर उस घर के अंदर दाखिल हो जाता। एक दिन दोपहर के वक्त वो गांव के एक घर के सामने खड़ा था। काफ़ी देर तक वो वहां खड़ा उस घर को देखता रहा। अचानक उसे घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स नज़र आया जो लाठी से चीज़ें टटोलते हुए इधर उधर चल रहा था। इससे जाहिर हो रहा था कि वो बूढ़ा शख्स नबीना है। फेरोज़ ने अपने जूते हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उस नबीना शख्स के घर में दाखिल हो गया। उसने बुनियादी कमरे का जायज़ा लिया और देखा कि वहाँ बहुत सा कीमती सामान पड़ा है। वो सोचने लगा कि अगर वो यहाँ चोरी करने में कामयाब हो गया तो उसे इतना माल मिलेगा कि अगले 2-3 साल तक उसे चोरी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। जिस तरह वो दबे पांव घर में दाखिल हुआ था उसी तरह वो वापस लौट आया। घर जाकर उसने सोचा कि अकेला इतना सारा माल वहाँ से निकाल नहीं सकता, उसे किसी की मदद दरकार होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान चोरी कर सके। इसी सोच में उसका ख्याल अपने दोस्तों की तरफ गया जो उसकी तरह गरीब और आवारा थे, लेकिन उन्होंने कभी चोरी ना की थी। वो ज़हीन ज़रूर थे मगर अपनी जहानत अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं करते थे। फेरोज़ घर से निकला और खेतों की तरफ चला गया जहां उसके दोस्त घास पर बैठे हुए थे। उसने उन्हें सलाम किया, उनके पास बैठकर हाल चाल पूछा और फिर कहा, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिससे हम तीनों रातों रात अमीर हो सकते हैं। तुम सारा दिन फारिग बैठे रहते हो और कोई काम नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि मेहनत ना करनी पड़े और माल भी हाथ आ जाए तो मेरी बात मानो, बस मेरे कहने पर चलो, फिर देखना हमें कोई अमीर होने से नहीं रोक सकेगा। दोनों दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान हुए और एक साथ बोले, हमें क्या करना होगा? फेरोज़ ने कहा, तुम दोनों को मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। ये सुनकर दोनों चौंक गए और फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर हम मान भी जाएं लेकिन पकड़े गए तो काजी हमारे हाथ काटने में देर नहीं लगाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी अलग से होगी। फेरोज़ ने जवाब दिया, भाइयों, परेशान ना हो, हम किसी सूरत पकड़े नहीं जाएंगे। जिस घर में चोरी करनी है वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा शख्स रहता है जो नाबीना है। अगर वो जाग भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा और हम आसानी से भाग जाएंगे। मैंने उसके घर में बहुत सा कीमती सामान देखा है जो हम आसानी से चुरा सकते हैं। दोस्त अब भी राजी ना थे। फेरोज़ ने कहा, तुम्हें कुछ छूना भी नहीं पड़ेगा, हम तीनों मिलकर अंदर जाएंगे। मैं सामान चोरी करके कपड़े में बांध लूँगा, तुम बस उसे बाहर लाने में मेरी मदद कर देना। मैं तुम्हें इतना ही इनाम दूंगा जितना चोरी में शरीक होने पर मिलता है। उसने मज़ीद कहा कि हम रात के पिछले पहर उस बूढ़े के घर जाएंगे, तुम शाम को मेला देखने के बहाने घर से निकल जाना। रात को दोनों दोस्त मेले का बहाना बनाकर घर से निकले और फेरोज़ के घर पहुंच गए। फेरोज़ पहले से उनका इंतज़ार कर रहा था। दस्तक सुनते ही वो बाहर आया और तीनों मिलकर बूढ़े के घर की तरफ चल पड़े। कुछ मिनट चलने के बाद वो घर पहुंच गए। तीनों ने बारी बारी दीवार फलांग कर आंगन में छलांग लगाई। बूढ़ा शख्स कमरे से कुछ दूर चारपाई पर लेटा था। उसने उनकी छलांग की आवाज़ सुन ली थी लेकिन बेखबर सोते रहने का बहाना किया। उसे सोता देखकर तीनों कमरे में दाखिल हुए और चोरी शुरू कर दी। बुजुर्ग चुपके से उठा, कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया। शोर सुनकर फौरन मजमा इकट्ठा हो गया। लोगों ने तीनों को पकड़ा और आंगन में दरख्त से बांध दिया। सुबह उन्हें काजी की अदालत में पेश किया गया। फेरोज़ के दोस्त हशाम और तबरेज़ उससे कहने लगे, हम तेरी वजह से फंस गए, ना हम तेरा साथ देते ना यहाँ पहुँचते। हम काजी के सामने साफ इनकार कर देंगे। फेरोज़ ने कहा, बिल्कुल, हम ये नहीं मानेंगे कि असली चोर कौन है। जब काजी फैसला नहीं कर पाएगा कि मुजरम कौन है तो हमारे हाथ कटने से बच जाएंगे। अगले दिन तीनों को काजी के सामने पेश कर दिया गया। बूढ़ा शख्स बोला, मैं नबीना हूँ, मेरा एक बेटा है जो तिजारत के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। मैं घर पर अकेला था।
इन तीनों ने मुझे अकेला पाकर चोरी की, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इनके हाथ काट दिए जाएं, ताकि आइंदा कोई भी चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। काजी ने तीनों से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हर एक ने कहा कि मैं चोर नहीं। हर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगा, कहने लगा कि मैंने इसके कहने पर साथ दिया है। यानी तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिससे काजी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। बुजुर्ग ने दोबारा कहा कि इन तीनों के हाथ काट दें, लेकिन काजी बोला, कोई अपना जुर्म नहीं मान रहा, हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हमें इंसाफ के मुताबिक सज़ा देनी होगी। काजी ने गुस्से से कहा, जो असली चोर है वो जुर्म कबूल कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तीनों डटे रहे। काजी बेबस हो गया और सोचने लगा कि असली चोर को कैसे पकड़ा जाए। उसने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। काजी ने बावर्ची से कहा कि उन्हें खाना पेश किया जाए। सबसे पहले फेरोज़ को गोश्त दिया गया। उसने एक नवाला लिया और थूक कर बोला, ये कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान हुआ और बावर्ची से पूछा, क्या वाकई कुत्ते का गोश्त है ये? बावर्ची ने कहा, नहीं काजी साहब, आप तहकीक कर लें। काजी ने कसाई को बुलाया और पूछा, क्या तुम कुत्ते का गोश्त बेचते हो? कसाई डर गया और बोला, नहीं, ये बकरा था। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई। मैंने इसे कुतिया का दूध पिलाया। वो कुतिया का दूध पीकर बड़ा हुआ, इसलिए उसके गोश्त से कुत्ते की बू आ रही होगी। काजी फेरोज़ की जहानत पर हैरान रह गया। फिर हशाम को दूध पेश किया गया। उसने सूंघ कर एक साइड पर रख दिया और बोला, ये दूध जहरीला है, मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने बावर्ची से पूछा। बावर्ची ने दूध चेक किया तो उसमें मरी हुई छिपकली थी। काजी दोबारा चौंक गया। आखिर में तबरेज़ को चने दिए गए। उसने खाने से इनकार किया और कहा, ये चने घोड़े के खाए हुए हैं। बावर्ची ने कहा, शायद सच कह रहा है, कल मैंने घोड़े को चने दिए थे और गलती से वही थैला खाने में इस्तेमाल हो गया। काजी सोच में पड़ गया कि तीनों बहुत ज़हीन हैं, असली चोर पकड़ना मुश्किल है। उसने उन्हें जिंदान में डाल दिया और घर जाकर सोचने लगा। काजी का बेटा उसे परेशान देखकर बोला, अब्बा जान, आप क्यों परेशान हैं? काजी ने सारा वाकया सुनाया। बेटे ने कहा, मुझे एक मौका दें, मैं असली चोर पकड़ दूंगा। काजी ने इजाज़त दे दी। अगले दिन तीनों को दोबारा पेश किया गया। काजी के बेटे ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसे ख़त मिला कि उसका बाप बीमार है और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। लड़की और उसके शौहर के पास पैसे न थे। शौहर ने अपनी भैंस बेचकर पैसे दिए और उसे बाप के पास भेज दिया। रास्ते में एक बदकार ने उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की। लड़की रोई और बोली, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी। उसके दिल में रहम आ गया। उसने लड़की को जाने दिया। कुछ आगे चलकर चोरों ने उसे घेर लिया और कहा कि जो कुछ है हमें दे दो, वरना तुम्हें यहीं बांध देंगे। लड़की ने कहा कि ये पैसे मेरे बाप के इलाज के लिए हैं, अगर तुम ले लोगे तो वो मर जाएगा। चोरों के सरदार के दिल में रहम आया। उसने उस लड़की को जाने दिया। लड़की शहर पहुंची, बाप का इलाज करवाया और बाप सेहतियाब हो गया। काजी के बेटे ने पूछा, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? तबरेज़ से पूछा। उसने कहा, शौहर ने। अगर वो भैंस ना बेचता तो इलाज ना होता। हशाम से पूछा। उसने कहा, बदकार ने, क्योंकि उसने इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाया। फेरोज़ से पूछा। उसने कहा, चोरों ने, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं लूटे। बेटे ने काजी से कहा, यही असली चोर है। काजी ने पूछा, ए बेटे, तुम्हें कैसे पता चला? बेटे ने जवाब दिया, इंसान अपनी आदतों के मुताबिक सोचता है। फेरोज़ ने चोरों की तारीफ की क्योंकि वो खुद चोर है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फेरोज़ की तफ्तीश की जाए। थोड़ी सी सख्ती से फेरोज़ ने जुर्म कबूल कर लिया। तफ्तीश से साबित हुआ कि फेरोज़ असली चोर था, जबकि हशाम और तबरेज़ उसके सहूलतकार थे। काजी ने फेरोज़ के हाथ कटवा दिए और दोनों दोस्तों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि चोर की मदद करने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है जितना असली चोर। बुराई को सहारा देना भी बुराई करने के बराबर है। अगर कोई चोर की मदद करता है, उसे छुपाता है या उसके जुर्म पर पर्दा डालता है, तो वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनता है। ऐसा शख्स ना सिर्फ खुद गुनाह में मुलव्वस होता है, बल्कि मुआशरे में बुराई फैलाने का बाइस भी बनता है। हमें चाहिए कि हक और सच्चाई का साथ दें,
ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور برائی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ معاشرہ تب ہی بہتر ہوگا جب ہم سب ذمہ داری سے کام کریں گے۔ پیارے دوستو، امید کی جاتی ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔